हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया रिफ्लेक्शन के कुछ टॉपिक और रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसमें बोला गया है कि जब लाइट, ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो क्या हो जाएगी, बैंड। तो मतलब क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो इट इज द फिनोमिना ऑफ bending of light, bending of beam of light when it travel from one medium to another। तो देखो क्या बोला गया, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, बैंड। रिफ्लेक्शन में क्या था, देखो कि लाइट ने जब ट्रेवल किया तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही थी, बाउंस बैक हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, बैंड। देखो आपको पढ़ाते, देखो मान लो ये हमारा रेयर मीडियम है, ठीक है, और ये हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, क्या बोला, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, बैंड टुवर्ड नॉर्मल। देखो यहां लिख देते हैं, व्हेन रे travel from rarer to denser medium, then it bends toward normal। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, देखो कि जब ये रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो देखो इधर हम नॉर्मल खींच लेते हैं, नॉर्मल यानी इस सरफेस पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम ऐसे खींच लेंगे, ठीक है, नॉर्मल। अब ये लाइट कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है, बिल्कुल सीधी। लेकिन जब रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ जाएगी तो बैंड टुवर्ड नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, यानी ये कैसे बैंड हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि जब रे ट्रैवल करेगी रेयर से डेंसर मीडियम में तो तब क्या होगा, ये बैंड हो जाएगी किधर, नॉर्मल की तरफ। अब एक बात देखो, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल रे के बीच में, और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बीच में होगा, रिफ्रैक्टेड रे, क्या बोला, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। अब आप बताओ यहां से क्या एंगल आई बड़ा है एंगल आर से, बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया कि जब रे ट्रैवल करेगी रेयर से डेंसर मीडियम में तो ये क्या हो जाएगी, बैंड टुवर्ड नॉर्मल। अब अगला केस देखो, आप देखो सेकंड केस देखते हैं। मान लो ये हमारा है डेंसर मीडियम और ये हमारा है रेयरर मीडियम। तो देखो जब लाइट ट्रैवल करेगी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, ठीक है, डेंसर मीडियम टू, यहां पर लिख देते हैं, डेंसर से कौन से मीडियम में गई, रेयरर मीडियम में, तो क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कहां जाएगी, नॉर्मल से दूर। देखो यहां पर नॉर्मल खींच लेते, ये होगी हमारी नॉर्मल रेट, जानी कैसी चाहिए थी, ऐसे, लेकिन किधर जाएगी, अवे फ्रॉम ए नॉर्मल, यानी कि देखो हमारी कहां चली गई रे, इधर, ये होगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो यहां से बात ध्यान से सुनो, ये क्या है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये
क्या यहाँ पर कौन सा एंगल बड़ा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है किससे? एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ठीक है, देखो एक और केस देखो यहाँ पर, देखो मान लो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी ये हमारा रेयरर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, और अब की बार जो हमारी इंसिडेंस ऑफ लाइट है वो ऐसे आ रही है बिल्कुल। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल कहां खींचोगे? वो बीसी के ऊपर आएगी। ये जाएगी कैसे? ये बीसी के ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अब की बार कहां जाएगी लाइट? ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे कहां जाएगी? बिल्कुल सीधी। ठीक है, तो यहां पर ये केस कैसा, जब परपेंडिकुलर जाएगी सरफेस पर इंसिडेंट रे तो क्या होगा? नो बेंडिंग। क्या होगा? नो बेंडिंग। बेंडिंग नहीं होगी, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, यानी नॉर्मल पर इंसिडेंट रे का होना। अंडरस्टैंड? तो ये तीन केस से देखो, एक बार फिर से बता देते हैं। जब रे जाएगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ तो क्या होगा? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब रे जाएगी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ तो क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। और नॉर्मल इंसिडेंस पर क्या होगा? नो बेंडिंग। अब बात कर लेते हैं कि ये जो बेंडिंग हुई है, ठीक है, ये क्यों हुई है, यानी कि कोज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो बात करते हैं कोज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो देखिए कोज ऑफ रिफ्रैक्शन, कोज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो क्या होता है कि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? अलग अलग। जैसे ये है रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट होती है ज्यादा। ठीक है, मतलब स्पीड से लाइट जाएगी। और जो हमारा डेंसर मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट होगी कम, जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या होगी? कम। ठीक है, रेयर मीडियम में लाइट बिल्कुल स्पीड से जाएगी और डेंसर मीडियम में धीमे से जाएगी। ठीक है, अब एक बार देखो क्यों हुआ कोज बेंडिंग। यहां से ध्यान से देखो, ये हमारा हो गया इंटरफेस। ठीक है, जहां देखो वो सरफेस जो दो मीडियम को अलग करेगा उसे क्या बोलते हैं? इंटरफेस, इंटरफेस। ठीक है, अब देखो मान लो ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है, तो देखो लाइट आएगी, रेयरर मीडियम है तो स्पीड से लाइट आएगी। ठीक है, मान लो यहाँ ऐसे लाइट आएगी, जानी कैसी चाहिए थी? ऐसे। ये हो गया हमारा नॉर्मल। जानी कैसी चाहिए थी? ऐसे। ठीक है, लेकिन अब रेयर मीडियम में तो क्या थी? लाइट की स्पीड ज्यादा, डेंसर मीडियम में क्या है? कम। तो कम है तो कैसे हो जाएगी? यहां से लाइट की स्पीड कम हो गई तो ये बेंड टुवर्ड इधर आ जाएगी। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? डेंसर मीडियम में कम, तो ये क्या होगी? बेंड टुवर्ड नॉर्मल, यानी बिल्कुल ऐसी जानी चाहिए थी अगर मीडियम सेम होता तो। लेकिन अब क्या हो गया? मीडियम दूसरा हो गया, चेंज हो गया, तो ये क्या होगी? बेंड टुवर्ड नॉर्मल। ठीक है, तो मेन कोज क्या है बेंडिंग का? ठीक है, मेन कोज क्या है? स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, क्या लिखेंगे कोज ऑफ रिफ्रैक्शन में? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट take place because of speed of light changes from one medium to another, from one medium to another। जब एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज। और चेंज होने के कारण क्या हुई? बेंडिंग। और बेंडिंग से हमें क्या पता चला? रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो अब बात करते हैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो यहां से ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी इन वैक्यूम, वैक्यूम में कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो एयर में होती है वो इससे बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है, वो क्या होती है कम होती है। तो प्रैक्टिकली हम ऑल पर्पज के लिए क्या मान लेते हैं वैक्यूम और एयर की, ठीक है, दोनों की स्पीड ऑफ लाइट कितनी मान लेते हैं दोनों मीडियम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है मान लो डिक्रीज हो जाती है किसमें डेंसर मीडियम में, ये अभी हमने पढ़ा था। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है डिक्रीज। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि जो ये इसमें डिक्रीज हुई है लाइट, ठीक, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी तो जो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी तो कौन बताएगा उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बताएगा कि हाउ मच लाइट, हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट changes when it enters from one medium to another, one medium to another। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कितने स्पीड ऑफ लाइट जो है चेंज हुई, अभी हमने पढ़ा था चेंज होगी। ठीक है, तो कितनी चेंज हुई वो कौन बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और ये जो है चेंजमेंट कौन मेजर करता है, ये डिवाइस होता है रिफ्रैक्टोमीटर, मीटर। ये क्या करता है, ये मेजर करता है कि कितनी जो है स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं या तो म्यू से और या एन से। ठीक है, इनसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ये दो टाइप्स के हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। सिंपली क्या बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, एयर या वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम मतलब किसी भी मीडियम में। ठीक है, एनी मीडियम। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी एयर और वैक्यूम, कैसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, ये क्या होगा हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको कैसे लिखते हैं म्यू से या एन से। ठीक है, अब देखो स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, अगर स्पीड लाइट की जो स्पीड है एयर या वैक्यूम में तो कैसे डिनोट करते हैं सी से, और मान लो किसी भी मीडियम से है तो कैसे डिनोट करेंगे वी से। तो हमारे यहाँ से क्या, हमें यहाँ से क्या बात पता चली म्यू इक्वल टू सी बाय वी। सी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब एक बात बताओ, जो सी बड़ा होगा या यहाँ से वी बड़ा होगा, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, यानी सी की वैल्यू क्या होगी v से ज्यादा, और c की वैल्यू v से ज्यादा होगी तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमेशा क्या आएगा 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 से क्या आएगा बड़ा, क्योंकि c की वैल्यू क्या होती है इससे ज्यादा होती है। अंडरस्टैंड। तो अब बात कर लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, इसको दोबारा से बता देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि कितनी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गई।
इसको डिनोट किससे करते हैं, म्यू से या एन से। कौन मेजर करता है, रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो यहां से हमें क्या पता चला, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो 1 से ज्यादा होगी। अब बात कर लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखो जैसे आपको नाम से पता चला रिलेटिव, यानी ये किसी से रिलेट होगा। यानी क्या है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मतलब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में हो, ठीक, कोई जरूरी नहीं है। हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मतलब एक मीडियम, ठीक है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम में, 2 में। देखो दोनों आपस में रिलेट हो गए। आपकी बात कोई जरूरी नहीं है कि एयर हो एक मीडियम। यहाँ पर क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। इसे हम कैसे लिखेंगे, मान लिया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 में है v1 और यहाँ पर कितनी है v2, ठीक है। अंडरस्टैंड, कोई डाउट नहीं है। देखो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है लेकिन लिखने का तरीका कैसे, देखो ये क्या होगा हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। देखो ऐसे लिखेंगे, अगर मीडियम 1 बाय मीडियम 2 है तो कैसे लिखेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। ये हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि वैल्यू 1 से कम हो, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। देखो इसकी भी ज्यादा हो सकती है, इसकी भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की। ऑप्टिकल डेंसिटी की, तो देखो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, देखो ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी डेंसिटी है, लाइट। ऑप्टिकल मीन लाइट के बारे में जिसमें हमें पढ़ते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा था, जितना डेंसर मीडियम होगा, जितना मीडियम डेंस होगा, ठीक है, उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम। उतनी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम। ये बात हमने पढ़ी थी, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम, ठीक है। अब यहां से बात सुनो, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर की जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा, मेजर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेजर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बताती है ऑप्टिकल डेंसिटी की मीडियम कितना डेंस है, कितना डेंस है, और किसके द्वारा मेजर की जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा, ठीक है। जितना मीडियम डेंस उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम, और डेंस मीडियम कौन बताएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी किसके द्वारा मेजर की जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा। अब देखो, अब यहां से बात ध्यान से सुनो, जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, उतनी ही ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, उतनी ही ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी तो आपको पता है डेंस मीडियम डेंस क्या होगा, ज्यादा, और स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है यानी डेंसर मीडियम ज्यादा है, और डेंसर मीडियम हो गया तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम। तो हम इस बात से ओवरऑल क्या लिख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड ऑफ ए लाइट के। यहां तक बात क्लियर है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा मेन कंक्लूजन निकल के आया कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम होगी। ठीक है, अब बात ध्यान से सुनो यहां से। अब देखो, मान लो हमारे पास, देखो ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है इस मीडियम का, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, तो रे ऐसे आएगी, ठीक है, और इधर बैंड हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। ठीक है, मान लो ऐसे बैंड हो गई, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 है। ये हमने अज्यूम किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, स्पीड ऑफ लाइट v1 है, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है तो स्पीड ऑफ लाइट v2 है। ठीक है, अब देखो, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तो क्या होगा, μ2 बाय μ1 की वैल्यू क्या होगी, आप बताओ। देखो μ2 क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल v2, स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में v2 है, तो क्या हो गया 1/v2। ठीक है, और देखो μ1 की वैल्यू क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v1, तो ये क्या होगी 1/v1। तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो क्या आया, v1/v2। तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ये बात हम लिख सकते हैं। देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा, ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि देखो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हमारी वैल्यू होगी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहां से ये बात क्लियर है। ठीक है, दोबारा से बता देते हैं। देखो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम, स्पीड ऑफ लाइट कम, देखो ये ज्यादा तो वो कम, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब हमने यहां से एक एग्जांपल किया कि देखो ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट v1 है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, स्पीड ऑफ लाइट v2 है। ठीक है, तो हम निकालना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां से क्या हो जाएगा μ2, और यहां से कांस्टेंट लगा के सीधा कर देंगे 1/v2। इसी की स्पीड ऑफ लाइट लेंगे ना तो ये हो गया 1/v2, और ऐसे इसको करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा और ये यहाँ, तो क्या हो गया v1/v2। तो यहाँ से हमने बात डायरेक्ट लिख दी। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहां तक बात क्लियर। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स करता है, तो देखो सबसे फर्स्ट वाला है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की डेंसिटी पर। ठीक, क्योंकि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। और थर्ड पॉइंट है कलर और वेवलेंथ ऑफ मीडियम, कलर और वेवलेंथ ऑफ मीडियम। इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये थे तीन फैक्टर्स। ठीक है, मान लो ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, जिसमें से लाइट इजीली पास कर जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, लाइट बेंड हो जाएगी। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा और इंटरफेस, तो तीनों जो रे है हमारी वो कहां लाई करेंगी, एक ही प्लेन पर। ठीक है, देखो आगे अब एक बात समझो, सेकंड लॉ में ये है हमारा रेयर मीडियम और ये है हमारा डेंसर मीडियम। ठीक है, देखो रे आई ऐसे, ठीक है, ये हमारा क्या है नॉर्मल रे, और ये ऐसे जानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन ये ऐसे बैंड हो गई भैया,
ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ज्यादा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, फिर देखो आगे हम क्या करें हैं, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया लो, और ये होगी हमारी नॉर्मल रे। ठीक है, ये ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ये और बेंड हो गई। ठीक है, तो बात ध्यान से सुनो, अब की बार एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वही है, अब की बार एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी ज्यादा हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि किस आधार पर कम हो रहा है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, एंगल आई और एंगल आर के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे ये कम या ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर हमें क्या पता चला कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट। हमें पता चला कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस बेस पर ये क्या हो रहे हैं, कम या ज्यादा हो रहे हैं, हमें यहां से ये पता चला। ठीक है, तो फिर बात आई कि ये कांस्टेंट क्या होगा, ये कांस्टेंट इक्वल होगा किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और ये हमारा क्या था, स्नेल्स लॉ। क्या था, स्नेल्स लॉ। ठीक है, एक बार लिख देते हैं इसको रब करके कि इसकी क्या डिफाइन होगी। देखो कैसे लिखेंगे, देखो सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for a two pair of medium। ये बात अभी हमने पढ़ी। ठीक है, क्या है कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रेशियो किसके साथ, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, ये क्या आएगा, कांस्टेंट। क्या आएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, स्नेल्स लॉ। क्या होता है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा कि एंगल इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे, तीनों कहां लाई कर रही हैं, एक प्लेन पर। फिर हमने पढ़ा कि जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, वो क्या आएगा, कांस्टेंट। ठीक है, और वो कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और इसे क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो एक बार इसे नोट कर लीजिएगा। तो देखो अभी हमने क्या रिलेशन पढ़ा था कि μ2 बाय μ1 किसके इक्वल होता है, v1 बाय v2। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये बात हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको भी हम ये लिख रहे हैं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये किसके इक्वल आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 विद रिस्पेक्ट टू μ1। अंडरस्टैंड, देखो ये क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये अभी हमने बात पढ़ी थी। तो यहां से हम दोनों कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 बाय μ1। अंडरस्टैंड, बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, ऐसा ही यहां पर है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो फर्स्ट वाला तो सेम ही है, मतलब सेकंड वाला हमने क्या पढ़ा था कि देखो अभी हमने जैसे किया था, ये होगी हमारी नॉर्मल रे, सॉरी इंसिडेंट रे, ये होगी हमारी नॉर्मल रे, और ये रेयर मीडियम, ये हमारा डेंसर मीडियम। तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड टुवर्ड नॉर्मल। ठीक है, अब देखो पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे,
नॉर्मल रे, ये सभी कहाँ लाई करेंगी, एक ही प्लेन पर। ये हमने वहां भी पढ़ा था, वहां पर रिफ्लेक्टेड रे थी। तो क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये तीनों रे क्या लिखेंगे, टू द इंटरफेस, एट इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया लाई इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन पर तीनों रेज, रे इंसिडेंट भी, रिफ्रैक्टेड भी और नॉर्मल रे, तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगी। ये हमने वहां भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये तो आप लिख सकते हो। इंटरफेस क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट मीडिया। देखो लाइट क्या कहां ट्रेवल करेंगी,